श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहते हैं किसी भी संकट से पार पाना है तो आपको तैयारी को पुख्ता रखना पड़ेगा, और अगर तैयारी कच्ची रही तो संकट आपको घेर लेगा। ये हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं जो हर बार हाथ से बात निकल जाने के बाद अपने प्रयास शुरू करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोयला संकट के बिजली आपूर्ति पर होने वाले असर की। तो सबको पता है त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में बिजली की आपूर्ति भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन जैसे आसार लग रहे हैं उससे त्योहारी सीजन में कोल क्राइसिस से ब्लैकआउट का संकट मंडराने लगा है। अक्टूबर के शुरुआती 3 दिनों की बात करें तो बिजली आपूर्ति प्रतिदिन 2800 लाख यूनिट के पार जा चुकी है। अब एक और जहां बिजली आपूर्ति लगातार बढ़ रही है, वहीं प्रदेश के अधिकांश बिजली घरों में केवल 3 से 7 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। आज इस मुद्दे को उठाने का मकसद केवल इतना है कि जब दिख रहा है तो फिर क्यों न संकट आने से पहले ही उससे निपटने के इंतजाम कर लिए जाए, क्योंकि बिन कोल तो बिजली गुल होगी ही। कोयला क्राइसिस का इफेक्ट, त्योहार से पहले बढ़ा संकट, 3 से 7 दिन का बचा स्टॉक, बिन कोल बिजली गुल। जी हाँ, बेहद खास मुद्दा है और इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। पंकज जोशी जी भी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। अमित मल्होत्रा जी हैं, महामंत्री है राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ से। अमित जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जगरूप सिंह यादव जी है, रिटायर्ड IAS सर, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे अहम यहाँ पर यही हो जाता है। पंकज जोशी जी, हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्राइसिस को लेकर कि कोल क्राइसिस कितनी ज्यादा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमें दिख रहा है क्राइसिस है तो इंतजाम पहले क्यों ना किए जाए। देखिए श्वेता जी, ये सरकार जो है बिल्कुल भी इंतजाम इसी के नहीं। आप ये देखें, कोयला देख लीजिए, पानी देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, जिस भी चीज़ की देखेंगे लगातार जो है इनके पास में हमेशा से जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है, कोई बेसिकली बड़ा विजन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी आपने बिल्कुल कहा कोयले के लिए, क्योंकि कोयले की घटना ही पहली बार नहीं है। इस साल में लगातार यदि कोरोना के बाद देखे जाए तो तीसरी या चौथी बार ऐसी घटना है जब लगातार कोल क्राइसिस इनके पास बना हुआ है। और बार बार जो है वादे किए, सरकार ने भी कहे और उनके अधिकारियों ने भी कहे कि हम जो है कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने सिंगल बिड कोल इंपोर्ट की अनुमति दी है, उसके बाद भी जनता ने माना कि कोई बात नहीं, हम उसको भी साइन करेंगे, आप कम से कम जो है बिजली तो उपलब्ध कराइए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेल नजर होती आ रही है। आप छत्तीसगढ़ गए, पूरा लवाजमा लेकर चले गए, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी आपको जो है कोयले की जो है अभी तक जो है जो सेकंड माइनिंग थी परसा काटा वाली, वो अभी तक जो है आपकी पूरी कोल माइनिंग वहां शुरू नहीं हुई है, और जो पुरानी चल रही थी उसके अंदर जो है आपका कोयला खत्म हो रहा है। क्योंकि आपको ये पता था, देखिए आज की डेट में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको पता नहीं हो, आपको ये पता है कि कोयला कितने दिन का बचा है, कितने टाइम का बचा है। जनता को देखिए, चाहे कोई भी चीजें आए, लेकिन पब्लिक को लगातार जो है बिजली चाहिए, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये पहली बार नहीं है, ये लगातार है। 2000 यदि आपको मैं आज बताऊं तो 2008 से लेकर के 13 की सरकार में सबसे बड़ा कैपेक्स लॉस और सबसे बड़ा रेवेन्यू लॉस 47,000 समथिंग करोड़ का जो है रेवेन्यू लॉस केवल 5 सालों के अंदर है, जिसका बजट यदि आप देखें तो 2015 के अंदर उदय योजना के तहत उस घाटे को जो है भरी पूर्ति जो है केंद्र सरकार ने ट्रांसफर करके जितने भी डिस्काउंट्स थे उसमें राजस्थान का भी मेजर इंपॉर्ट था, लेकिन आज बराबर वापस वहीं आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं इन चीजों की जो है बेपरवाही है, पालन नहीं की जा रही है। जो कोल आ रहा है लगातार, यदि कोल की, यदि मैं कह रहा हूं जनता से आप 2 बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि अब तक 3 रुपए 14 पैसे के आप जो है बहुत कम रेट में आप लोगों से जो है डोमेस्टिक सोलर एनर्जी परचेज कर रहे थे, उसको घटा करके आपने 2 रुपए कर दिया। जो जनता बना रही है, अपने घर से ले रही है, उसको करिए, उसका रेट 2 रुपए, और जो हम ले रहे हैं उसका रेट 8 रुपए। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं जो है, और सबसे बड़ी चीज राजस्थान आज की डेट में लगातार बार बार आपने 3 बार जो है विधानसभा में कहा कि हम 24,000 मेगावाट के जो है हमारी कैपेसिटी है, और आज हमारी कंजम्पशन क्या है 12,000। भाई 24,000 की कैपेसिटी है, 12,000 भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इट मींस बिलो 50% के आसपास काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या इसके अंदर जो है ये लोग उत्तरदायी नहीं है, ये लोगों की अनकैपेबिलिटी नहीं दर्शाती है। ठीक है, पंकज जी ने बात की। प्रतीक सिंह जी, सवाल ये कि क्या हम इंतजार कर रहे हैं बिजली संकट का, सरकार या प्रशासन जिस पर सवाल उठते हैं गंभीर नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि जब क्राइसिस पूरी तरह से हो जाएगी तब कुछ सोचा जाएगा, अभी तो वक्त है? देखिए, पंकज जी ने बहुत बढ़िया बात उठाई कि जो कोयले का संकट है वो पिछले 1 साल से चल रहा है, और वो 1 साल से राजस्थान में ही नहीं चल रहा,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह चल रहा है। तो इसलिए चल रहा है कि जो कोयला मैनेजमेंट है जो केंद्र सरकार का, वो फेल हो चुका है और वो भरपूर मात्रा में कोयला मुहैया कराने में फेल है। अब आप बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम पे जाग रही है, ऐसा नहीं है। 21 सितंबर को ऊर्जा मंत्री दिल्ली गए थे, कोयला मंत्री से मिले हैं, उनसे रैक जो है कोयले की वो बढ़ाने की मांग की गई थी। अभी हमें लगभग 37 रैक पर डे चाहिए और मिल कितनी रही थी? 20 रैक, और वो भी अब घट करके 14 रैक हो गई है। तो उन्होंने कितने रैक बढ़ाए? सिर्फ 3 रैक। जो छत्तीसगढ़ की माइनिंग की बात कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में माइनिंग इसलिए चालू नहीं हो पाई है, वहां पे वनकर्मी आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन के लिए कुछ आंदोलन रहते हैं, इसलिए वहां पे हो नहीं रही है। तो ऑल्टरनेट करके हमने तो यही तो मांग की थी। ऊर्जा मंत्री तो 21 सितंबर को चले गए थे, जब हमारे पास में 14-15 दिन का सरप्लस कोयला था। आज ये कम हो गए, पूर्ति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पूर्ति नहीं कर रहे हैं। और पंकज जी, शायद मेरे ख्याल में आधा अधूरा पड़ा था। 23,000 मेगावाट की हमारी क्षमता है, 24,000 की नहीं है। 23,000 मेगावाट आपकी क्षमता है राजस्थान की, लेकिन कोयला मिल नहीं रहा है, इसलिए 12,000 मेगावाट बिजली बन रही है। हम बार बार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोयला आपूर्ति को सुचारू कीजिए, आप कोयला आपूर्ति सुचारू कर दीजिए। अगर हम बिजली देने में अगर असफल हो तो फिर आप बोलिएगा, जो बोलेंगे वो करेंगे। अमित मल्होत्रा जी, आखिर एक जवाब दीजिए। पहली बात देखिए, मुझे बताइए कि बेसिकली जो है स्टेट का माइनिंग डिवीजन किसने किया था कोयले की? आपके पास पूरी माइनिंग डिवीजन है कि नहीं है? आपके पास पूरी माइंस है कि नहीं? कोल इंडिया कितनी माइंस निकालता है प्राइवेट सेक्टर की? कोल इंडिया कितनी प्राइवेट सेक्टर की माइंस निकालता है जिसको बेचता है? केवल कोल इंडिया जो है। और आज जो कह रहे हैं यूपी के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर लगातार जो है 50% से ऊपर प्रोडक्शन लेवल बढ़े हुए हैं। राजस्थान का प्रोडक्शन लेवल केवल 8% बढ़ा है, केवल 8% जो इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा हुआ है। बाकी 50% से ऊपर बढ़े हुए हैं जो बड़े है, और उनके पास सुचारू बिजली है, लगातार बिजली दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में आज सबसे महंगी बिजली है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, प्रतीक जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले अमित मल्होत्रा जी भी हमारे साथ एक मिनट पंकज जी वापस लौटेंगे सर। सुनिए ठीक है। एक सेकंड में गुजरात पावर कॉर्पोरेशन के जो सीएमडी है, वो चेयरमैन है, पिछले दिनों वो छत्तीसगढ़ गए थे कि हमें कोयला दे दो। वो केंद्र सरकार से निराश हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर है, ये लीजिए, ये आप जून कर लीजिए। आप बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ करके। केंद्र सरकार कंजम्पशन क्या है? गुजरात का जितना कंजम्पशन है उससे ज्यादा गैस कंजम्पशन है भाई। आप अध्ययन करके आए? नहीं, मैं तो खबर बता रहा हूँ, आप खबर पढ़ लो। आप बिना पढ़े आ जाते हो और यहाँ पे बोलते रहते हो। आप हमेशा बिना पढ़े आते हो, आप बिना पढ़े आते हो। नहीं, आप बिना पढ़े आए हो। एक मिनट सुनिए सर, प्रतीक जी, पंकज जी, दोनों आप सुनिए सर, सुनिए। यहाँ पर हमारा बिल्कुल आप ये मना कर रहे हैं कि कहीं पर बिजली संकट नहीं है, सिर्फ राजस्थान में। राजस्थान में एक कोयला संकट, आप ये बोल रहे हैं कोयला संकट राजस्थान में है। एक मिनट सुनिए प्रतीक जी, आपने भी बात रख ली। आपने भी देखिए, इस मुद्दे को उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी 3 से 7 दिन की बात कही जा रही है, क्यों ना सजग हो। अगर ढिलाई दी जा रही है तो उसमें किसी सरकार की किसने क्या किया, किसने नहीं किया। देखिए, हम और आप सभी राजस्थान में ही रहते हैं, दिक्कत होगी तो सभी को दिक्कत होगी, और अगर समाधान निकलेगा तो सबके लिए अच्छा होगा। बात सर उस पर करते हैं, ठीक है, आप लोग आंकड़े पेश करिए, लेकिन इस तरह से सवाल नहीं कि एक दूसरे पर बस आरोप ही लगाए जाते रहे। अमित मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं। अमित जी, आखिर कहां पर दिक्कत हो रही है? क्योंकि ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ये सब चीजें हो गई हो, 1 साल से क्राइसिस है, लेकिन उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, यूनिट्स पर ध्यान दिया जा रहा है, कई ऐसी यूनिट्स जो शट डाउन होगी। लेकिन अभी अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही है और साफ नजर आता है 3 से 7 दिन का ही कोल बचा है, तो उसके लिए किया क्या जा रहा है? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं पंकज जोशी जी से भी स्वीकार रखूंगा कि जब 1 साल से हमारे यहाँ पे बिजली संकट चल गया है, तो पहला सवाल तो प्रशासन से यह है कि हमारे यहाँ पर जो खुद की 2 इकाइयाँ हैं वो आज तक बंद क्यों पड़ी है? धौलपुर का गैस पावर प्लांट है, वो बंद पड़ा हुआ है। जो बाड़मेर का प्लांट है 2014 में बना, 16 से बंद पड़ा है, आज तक बंद पड़ा है, क्यों बंद है? तीसरी बात, आज हमें कोयला मिलता, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम जिससे बिजली खरीदते हैं उसको कोयला मिल गया है, उसके पास बिजली उपलब्ध है, लेकिन हमारी कंपनियों को कोयला नहीं मिलेगा। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सेवा का क्षेत्र है बिजली, उसमें प्राइवेटाइजेशन हमने इतना ज्यादा कर दिया है, ओपन एक्सेस इतनी बड़ी बीमारी एक बन चुका है। कोयले में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां कूद चुकी है कोयले के उत्पादन में, मान लीजिए, या बिजली के उत्पादन में, सबसे बड़ी समस्या वो है हमारे लिए। हमारा किसी का ध्यान ही नहीं है उस तरफ। हमारी यूनिटें बंद कर दी जाती है, हम बिजली प्राइवेट कंपनियों से खरीदते हैं। आज भी जो सिनेरियो चल रहा है कि वहां पर हड़ताल की जा गई है, तो क्या वहां का प्रशासन, वहां की सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो दखल देके उस हड़ताल को क्यों नहीं खत्म करा पा रही है?
कि आज सबसे बड़ी बात है कि जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है उससे इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि बार बार हर 2 महीने में कोयला क्राइसिस आ रहा है या लाया जा रहा है किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, या वाकई देश में संकट है। आज हम डिबेट में यहां पर बैठे हैं, वाकई एक दुख का विषय है कि हम जनता को बिजली आपूर्ति नहीं पहुंचा पा रहे, दुख का विषय है। और जनता भी देख रही है कि मैं फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इतना महत्वपूर्ण मुद्दा वो बार बार उठा गए हैं कि कल को दिवाली आने वाली है तो ब्लैकआउट ना हो जाए। आज ही पूरे देश में एक मतलब ग्लोबली एक बड़ा बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है कि साहब बांग्लादेश में ब्लैकआउट हो गया। क्या ऐसी स्थिति इंडिया में आने का हम वेट कर रहे हैं? आज जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, हम आधारभूत सुविधाएं, हमने 220 केवी के जीएसएस हमने प्राइवेट दे दिए क्लस्टर में, हमने 33 केवी के जीएसएस हमने प्राइवेट क्लस्टर में दे दिए, हमने 4 जिले हमने प्राइवेट दे दिए। सारी चीजें हम प्राइवेट देना चाह रहे, उत्पादन से लेके ट्रांसमिशन से लेके वितरण, तीनों चीजें यदि हम प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, उड़ीसा का एक मामला था कि जब वहां पे एक प्राकृतिक आपदा आई तो प्राइवेट कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और सरकार को उसको हाथ में लेना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति राजस्थान में हो? हम इस बात का इंतजार करेंगे। बिल्कुल, और इसलिए हमारे पास उदाहरण भी कई है और हर एंगल से इसे सोचना समझना चाहिए, वक्त का भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना वक्त हमारे पास बचा हुआ है। जगरूप सिंह यादव जी भी हमारे साथ हैं। सर, बेहद अहम है, देखिए समस्या हो रही है, क्राइसिस हमने कई लंबे वक्त से देख रहे हैं, लेकिन क्या समाधान है नहीं या निकालना नहीं चाहते, या जो समाधान है उसके लिए वक्त लगने वाला है? दिवाली कहीं जिस तरह से हम बोलते रोशनी का त्योहार है, वाकई में रोशनी नसीब हो पाएगी इस बार? श्वेता जी, जितनी समस्या को बहुत गैर गंभीरता से लिया जा रहा है, समस्या उससे कहीं अधिक गहरी है। ये समस्या वहां से एमिट होती है जब ग्लोबल समिट के चलते ये कहा गया कि भी थर्मल जो प्रोडक्शन है एनर्जी का वो कम किया जाए, और भारत सरकार ने इंपोर्टेड कोल पे रोक लगा दी। रोक लगाने से ये प्राय पूरे भारतवर्ष में एनर्जी क्राइसिस हुआ। फिर उस रोक को रिवर्स करना पड़ा भारत सरकार को, कोल इंपोर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज तो कोल पे इंपोर्ट पे जब रोक लगाई और अपनी स्वदेशी नीतियों के चलते तो वहां से एक क्राइसिस एमिट आउट हुआ। अब डिमांड और सप्लाई में गैप है। हमारे यहाँ जो खपत है वो 13,000 मेगावाट के आसपास है, प्रोडक्शन 10,000 मेगावाट का, जिसमें तकरीबन 9,000 मेगावाट आपका इससे होता है थर्मल से। मेजर शेयर थर्मल पावर का है, और थर्मल पावर की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, वो आप देखिए कि पूरे देश में 169 थर्मल पावर प्लांट हैं, जिनमें से 109 ही ऑपरेशनल हैं, बाकी बंद पड़े हैं। वो कोल के नहीं होने की वजह से बंद पड़े हैं। कोल जो है उसका प्रोडक्शन, एक्सकेवेशन, आवंटन ये भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है, इंपोर्ट भी उनके नियंत्रणाधीन है। तो जहां 169 जो कोल आपके प्रोडक्शन सेंटर हैं इसके थर्मल कोल के, जो अब जिनसे बिजली बनती है, उनमें से 109 ही चालू हैं। उन 109 में भी 25% ही स्टॉक का अवेलेबल है, 75% उनके पास लैकिंग है। तो मुझे ये डर है कि कहीं ना कहीं ये ब्लैकआउट की नौबत, जैसा कि आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से फर्स्ट इंडिया भी गंभीर है, हर आम नागरिक गंभीर है। सस्ती महंगी का तो दूसरा सवाल है, लेकिन क्या बिजली उपलब्ध हो पाएगी? क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे पंकज जी की इस बात का मैं समर्थन करूंगा कि हमने जैसे सोलर एनर्जी में भी राजस्थान अग्रणी है। यहाँ सोलर एनर्जी का बहुत व्यापक स्कोप है, प्रदेश में, देश में हम नंबर 1 पे हैं। उसका प्रोडक्शन होता है। रूफटॉप एनर्जी में हमें और इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, और साथ ही जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका रेट कंपटीशन के चलते शायद कंपनियां 3 रुपए से खरीदती हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का शायद 2 रुपए कुछ पैसा ही बाई करती हैं। तो उससे मैं समझता हूं कि जब हम इंसेंटिव नहीं देने के बजाय जो बाजार से बिजली खरीद रहे हैं वो 10-12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो हमें इन प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। और ये जो फ्री मार्केटिंग हुई है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों का आगमन हुआ है, नीतियों का, उसके चलते बिजली यहाँ पे उत्पादन करके वो दूसरे प्रदेशों को बेच रहे हैं। तो हालांकि एनर्जी की डेफिशिएंसी तो सभी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादित हो रही है, ले प्रदेश के, हमारे प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेश उसको सस्ती दरों पे ले रहे हैं, या जो भी दरों पे वो प्राइवेट कंपनियां बेच रही है। लेकिन हमें जो बिजली मिलनी चाहिए, यहाँ का प्रोडक्शन तो वो खरीद रहे हैं 2-3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और बेच वो महंगा रहे, और हम दूसरे प्रदेशों से या जो भी फ्री मार्केट लैंडसर हैं उनसे 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद रहे हैं। अभी एनर्जी नीड, ये लीन सीजन है,
इसमें 31% बढ़ गया है। आगे दिवाली है और कृषि के हिसाब से भी बिल्कुल, जो और इसको मांग भी- बहुत अधिक बढ़ेगी, तो इसको ये भी ध्यान में मुझे रखने की खौफ जरूरत है। है। हाँ। इस बात का डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मिसमैनेजमेंट अगर ये चलता रहा, थर्मल का भी हमें विकल्प खोजना है, क्योंकि 2030 तक तो इसको सने सने घटाना है और बिल्कुल। 2050 तक थर्मल और ये वक्त प्रोडक्शन रहते ही करना बंद होगा, करना क्योंकि अगर देरी हुई तो उसके बाद अगर आप समाधान भी निकाल रहे हैं तो फिर फायदा क्या। लेकिन क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन आप लोगों से जरूर चाहेंगे समाधान को लेकर, क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब क्या हुआ, किसने किया, हम इस पर बातचीत करेंगे तो उससे रास्ता नहीं निकलने वाला है। प्रतीक सिंह जी, देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं कि अभी जगरूप जी ने भी बताया, तो हम तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि सिर्फ कोयला आपूर्ति को सुचारू रूप से करें, जिससे कि आने वाले सीजन में राजस्थान की जनता को बिजली मुहैया हो सके। पंकज जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये कोल के अंदर जो है सबसे बड़ी जो एनर्जी के सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा, जगरूप जी को भी याद होगा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि है तो राजस्थान के जो है एनर्जी डेवलपमेंट में है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप जो है केवल ऐश का जो है जो ऐश निकल रही है उसका परसेंटेज निकालिए कि ऐश का खेल कहां पर हो रहा है। ऐश का खेल के अंदर जो है सबसे ज्यादा ऐश निकल रहा है, लेकिन कोयला नहीं निकल रहा। दूसरा, आपके जो संबंधी जो लोग हैं, जिन लोगों से हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत आप काम करिए, क्योंकि आप अभी भी जो जगरूप जी ने कहा कि 2 रुपए यूनिट जो है आप पब्लिक से ले रहे हैं। आप लगातार 24,000 मेगावाट में से 13,000 मेगावाट का लगभग हमारा पास जो कैपेसिटी है वो सौर ऊर्जा की है, और लगातार अभी भी सबमिट करने जा रहे हैं, जिसमें अडानी जी आ रहे हैं, जिसको इन्होंने अभी कहा हम कानून के रूप में काम करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रदेश के लिए आप क्या करेंगे ये तो बता जाइए, क्योंकि अभी जो अमित भाई ने कहा कि सबसे बड़ा जो गेम है कि आपके पास में रेवेन्यू जनरेशन का काम होना चाहिए था। आपके पास कैपेसिटी ऑलरेडी 24,000 की, तो मुख्यमंत्री जी आपने जो है 600 मेगावाट के नए प्लांट की घोषणा क्यों करी? जब आपके पास कोयला नहीं है तो व्हाई शुड यू बेसिकली जो है नई घोषणा कर रहे हैं कि भाई नई घोषणा करके माना चाहिए। ठीक है अमित जी, प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए? अमित जी, देखिए, प्रायोरिटी में पहली बात ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो कोयला आना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए। जब प्राइवेट कंपनी के पास अच्छी क्वालिटी का आता है और सरकारी निगमों उत्पादन इकाइयों के पास नहीं आता तो एक संदेह पैदा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी 2 इकाइयां बंद क्यों है, कब तक बंद रहेगी? जिन्होंने उसको बनाया था उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं की, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तीसरी बात, आज ऐसा कोई सरकार नहीं है जो हड़ताल समाप्त ना कर सके, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि हड़ताल क्यों नहीं समाप्त हो गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस उद्योग को सेवा का मानते हैं हम, तो हमको दिखाना पड़ेगा। आज यदि हम 5,000 मीट्रिक टन कोयला जो हम खरीदते हैं बाहर, यदि उसी कोयले को हम इंपोर्ट करेंगे तो 20,000 मीट्रिक टन आएगा। बिल्कुल, उसका भार निगमों पे क्यों डाला? एक फाइनल कमेंट चाहेंगे जगरूप जी। मैं ये कहना चाहूंगा श्वेता जी कि एक तो इसमें थर्मल के अतिरिक्त हमारे जो वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे खास तौर से सोलर एनर्जी है और एटमिक एनर्जी की यूनिट बढ़ानी चाहिए। थर्मल पे डिपेंडेंसी अंततोगत्वा हमें समाप्त करनी है, तो हमें इस दिशा में देखना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चाहे जो हमारे यहाँ संभावनाएं हैं तो उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, और साथ में जो गैस आधारित जो बिजली उत्पादन जो 2 यूनिट हैं उनमें हमें तत्काल अगर उनको इनिशिएट किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि इससे का तात्कालिक कोई रिलीफ हमें मिल पाएगा। और साथ ही इसका जो रेट दरों का भी मैं समझता हूं तार्किकरण करना चाहिए। जो इंडिजिनस प्रोडक्शन की दरें हैं उनको जैसे खरीद के ये कहीं ना कहीं नियामक को ये तय करना चाहिए कि उसका एक निश्चित फीसदी प्रदेश में ही दिया जाएगा, तो इससे हमारे प्रदेश का क्राइसिस कम होगा। बिल्कुल, बहुत अहम सुझाव है आप सभी ने दिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कोयला क्राइसिस जो हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या होगा, और सबसे ज्यादा टेंशन इस बात को लेकर भी है कि भाई रोशनी का त्योहार है, दीपावली है, जगमगाते हुए शहर राज्य नजर आए, लेकिन अगर ऐसी क्राइसिस होगी तो कहीं ब्लैकआउट ना हो जाए। और कोई भी राज्य या केंद्र सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई भी राज्य हो वो अंधेरे में डूबा रहे, ना राज्य सरकार ये चाहेगी। फिर सवाल ये उठता है कि जब समस्या सामने है और हमें पता है कि हमारे पास वक्त कम है, तो क्यों ना इसके लिए काम को रफ्तार दी जाए और उसका समाधान निकाला जाए, और ये सहभागिता से ही होगा। फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी को भी ब्लेम करने से नहीं, सबको साथ आना होगा इस तरह की समस्याओं के लिए, राजनीति को छोड़कर। चलिए इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द समाधान निकल सके और दिवाली सबकी अच्छे से रोशनी के साथ यहाँ पर मनाई जा सके। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।